खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हम हर दिन मेहनत करते हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो हम हताश हो जाते हैं। पर कहते हैं ना कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, और शायद इसीलिए कहा गया है कि तकदीर बनाने से बनती है। लेकिन इस कहावत के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने ड्रीम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पर देश में सफलता की मिसालें कायम की हैं सचिन बंसल, बिन्नी बंसल और दीपिंदर गोयल जैसे कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ने, जिन्होंने न सिर्फ अपना नाम बनाया बल्कि देश को नई पहचान दी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ही नाम जिनके बारे में जानकर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर उठेगा। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटीज के बारे में। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में लोगों का मी टाइम जैसे खत्म हो गया है, पर जब समय मिलता है तो हम सिर्फ खुद के साथ रहना पसंद करते हैं। मतलब खुद के आराम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। यानी अगर घर में जरूरत का सामान खत्म भी हो जाए तो हमारा आलस हमें मार्केट जाने की परमिशन नहीं देता। पर आपके इसी आराम को ध्यान में रखते हुए सचिन बंसल और बिन्नी बंसल लेकर आए फ्लिपकार्ट, जिसका इस्तेमाल आज भारत के 167.4 मिलियन लोग कर रहे हैं। यही नहीं, यूएसए में भी 2.3 मिलियन विजिटर्स मार्च में दर्ज किए गए हैं। अब आपको यह तो पता है कि फ्लिपकार्ट है क्या, लेकिन इसके शुरू होने के पीछे की कहानी क्या है वो भी जानिए। साल 2005, दिल्ली का आईआईटी कॉलेज। दो दोस्त सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इसके बाद इन्होंने एक ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत की और एक टारगेट सेट किया 5 करोड़ यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाने का। लेकिन इससे पहले बिन्नी बंसल को गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था और बिन्नी को यह बात चुभ गई और उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट को एक ऑनलाइन बुक स्टोर की तरह शुरू किया, जिसमें करीब 2,71,000 रुपए का खर्च आया। लेकिन जानते हैं, इसमें एक बात बड़ी कॉमन थी, और वो ये कि अमेज़न की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से हुई थी। और शायद सचिन और बिन्नी ने यह भांप लिया था कि आने वाला कल ऑनलाइन मार्केट का होने वाला है। और 2007 में पहली बार फ्लिपकार्ट को बैंगलोर के एक छोटे से 2 BHK फ्लैट से शुरू किया गया। इसके लिए सचिन ने फ्लिपकार्ट के सीईओ के रूप में खुद को नियुक्त किया, वहीं बिन्नी बने ई कॉमर्स वेबसाइट के सीईओ। बहुत मेहनत करने के बाद दोनों दोस्तों की मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन यह वक्त था 2009 का, जब सचिन और बिन्नी को $1 अरब की फंडिंग मिली और कंपनी 150 लोगों की हो गई। इसके बाद कंपनी ने कई दूसरी बड़ी कंपनीज का अधिग्रहण किया, जिसमें वीरीड, MIME 360 और पेजेस जैसी कंपनियां शामिल हैं। यह सिलसिला 2013 तक चला और कंपनी की नेटवर्क बढ़ती चली गई। इसके बाद 2013 में फ्लिपकार्ट मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे फ्लिपकार्ट हर किसी के फोन का हिस्सा बनता चला गया। इसी के साथ कंपनी और बड़ी होती चली गई और 2015 में एक बार फिर $1.2 मिलियन की फंडिंग फ्लिपकार्ट को मिली, जिसके बाद बिन्नी ने फ्लिपकार्ट का पूरा काम संभाल लिया। हालांकि 2018 तक कंपनी ग्रो करती चली गई, लेकिन 2018 में ही वॉलमार्ट ने कंपनी की 77% हिस्सेदारी खरीद ली। और आज अगर कंपनी की टोटल नेटवर्क की बात की जाए तो यह करीब $40 बिलियन है। हाँ, वो बात और है कि फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट के बीच $16 मिलियन की एक डील हुई थी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डील माना गया था। और आज सचिन बंसल की टोटल नेटवर्थ $120 है, वहीं बिन्नी बंसल की टोटल नेटवर्थ $140 है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने आपको ओला कैब जैसी सुविधा दी है। जी हाँ, ये है भावेश अग्रवाल। दरअसल भावेश एक बार बेंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने एक टैक्सी बुक की। लेकिन रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगा, और भावेश को यह बात चुभ गई और भावेश ने इसका विरोध किया, जिस वजह से टैक्सी ड्राइवर रुष्ट हो गया और उसने भावेश को बीच रास्ते में ही उतार दिया। ठीक उसी वक्त भावेश के दिमाग में एक बात और आई। उन्होंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वैसी ही सिचुएशन कई और लोगों के साथ भी होती होगी। इसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेवल प्लान वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला किया। हालांकि ओला की शुरुआत भी कुछ फ्लिपकार्ट की तरह ही हुई थी। दो दोस्तों से, बॉम्बे के 2 इंजीनियर्स ने इस कंपनी की शुरुआत की। इसके फाउंडर भावेश अग्रवाल ने 2008 में बीटेक की पढ़ाई पूरी की और फिर माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करने लगे। करीब 2 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने वीकेंड ट्रिप प्लान करने और हॉलिडे पैकेज प्रोवाइड करवाने वाली एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम था olatrip.com। अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ भावेश ने ओला कैब सर्विस का आइडिया शेयर किया और इसके बाद 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब की शुरुआत हुई। 10 बाय 12 फीट के कमरे से शुरू हुई ये कंपनी आज सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर है। हालांकि भावेश के घर वालों को ये उनका आइडिया पसंद नहीं आया, जो शायद लाजमी भी था, क्योंकि आईआईटी में इतना पैसा लगाने के बाद भी कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा ऐसी कोई नौकरी करे। लेकिन भावेश की किस्मत अच्छी थी और उनका ये आइडिया इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आया। और जानते हैं, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि शार्क टैंक वाले अनुपम मित्तल और स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल ने भावेश को फंडिंग प्रोवाइड की
इसके बाद भावेश की कंपनी को फंडिंग मिलती चली गई। देखते ही देखते मार्केट के 48 इन्वेस्टर्स से 430 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिली और अगर इंडियन करेंसी में इस आंकड़े को आंका जाए तो ये करीब 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और भावेश को पता था कि इन्वेस्टर्स क्लियर विजन, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और इवैल्यूएशन प्लान चाहते हैं। भावेश के पास ये तीनों चीजें थी। हालांकि 2011 से 2014 तक का वक्त भावेश के लिए काफी स्ट्रगल भरा था। ये वो दौर था जब भावेश खुद कैब ड्राइवर बने और फिर 2017 से शुरू हुआ कंसोलिडेशन। इस दौरान ओला ने एक शानदार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया और कमाई पर फोकस किया। ड्राइवर्स को ज्यादा इंसेंटिव और कस्टमर्स को छूट, इस आइडिया ने ओला को खूब आगे बढ़ाया और इसी वजह से आज ओला की गिनती यूनिकॉर्न कंपनीज में होती है। वैसे आपको बता दें कि ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में भी अपनी कैब सर्विसेज देना शुरू कर दिया है। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है और आने वाले समय में ये इलेक्ट्रिक कार बनाने पे भी काम करेगी। क्या आप सोच सकते हैं कि सड़कों पर सिम कार्ड बेचने वाला एक मामूली लड़का करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर कहानी एकदम सच है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि ओयो रूम्स के मालिक रितेश अग्रवाल हैं। 16 नवंबर 1933 को उड़ीसा के कटक में मारवाड़ी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। माता पिता चाहते थे कि बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करे, लेकिन यहाँ तो धार कुछ उल्टी ही बह रही थी क्योंकि ये बच्चा तो एंटरप्रेन्योर बनने के सपने देख रहा था। कुछ साल बाद रितेश पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एकेडमी से पढ़ने के बाद भी रितेश का मन वहां नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद माँ बाप ने आईआईटी के लिए कोटा भेज दिया, लेकिन रितेश का मन वहां भी नहीं लगा। अब वक्त था 2012 का, जब रितेश ओवरऑल स्टेज नाम का एक स्टार्टअप करने वाले थे जो कि फेल होता नजर आ रहा था। अब रितेश के पास सिर्फ 30 रुपए बचे थे। बिजनेस का भूत सिर पर लिए रितेश दिल्ली वापस आ गए और सड़कों पर सिम कार्ड बेचना शुरू किया। इसके बाद 2009 में रितेश देहरादून घूमने निकल गए, जहां उन्होंने कई सारी खूबसूरत चीजें देखी, बल्कि उन्होंने एक्सपीरियंस भी उन्हें किया और बस वहीं से उन्हें अपने फ्यूचर बिजनेस का आइडिया मिल गया। साल 2013 में रितेश को थियल फेलोशिप के लिए चुना गया, जिसमें उन्होंने करीब 75,000 रुपए की फेलोशिप हासिल करी और उन्होंने इन्हीं पैसों से ओयो रूम्स की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने पहले कंपनी का नाम ओवरऑल स्टे रखा था, जो बाद में ओयो रूम्स में तब्दील हो गया। वैसे अगर आपको रितेश की टोटल नेटवर्क के बारे में बताया जाए तो ये करीब 16,000 करोड़ रुपए है। अक्सर हम जिन मुद्दों पर बात करने से कतराते हैं, ये कहानी ऐसे ही मुद्दे को उजागर करती है, जिसे सामने लाने का काम किया अदिति गुप्ता ने। उन्होंने लड़कियों और महिलाओं में होने वाली पीरियड्स या फिर यूं कह लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी सब्जेक्ट पर मेंस्टुपीडिया कॉमिक के जरिए लोगों को इतना कंफर्ट किया कि आज लोग इसके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। और इसी के बल पर अदिति ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक नई मिसाल कायम करी। बता दें कि अदिति झारखंड की रहने वाली है। अब क्योंकि टिपिकल इंडियन फैमिली से होने के बाद भी पीरियड्स को लेकर कई रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने झेली। यहां मत बैठो, मंदिर मत जाओ, सबके साथ खाना नहीं खा सकती और वगैरह वगैरह। तमाम ऐसी रूढ़िवादी सोच का शिकार ना जाने कितनी लड़कियां रोज होती हैं। बस अदिति को यही बात खटक गई और कॉलेज के दौरान अदिति के दिमाग में मेंस्टुपीडिया कॉमिक नाम का एक आइडिया आ गया। इसके बाद अदिति ने फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल पर 1 साल तक रिसर्च की और तब उन्होंने बनाई talesofbook.in नाम की एक वेबसाइट, जहां उन्होंने कॉमिक बुक पब्लिश करना शुरू किया और ऐसे 2012 में शुरू हुआ मेंस्टुपीडिया। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम नया था, इसीलिए इसे देश और विदेश में काफी पसंद किया जाने लगा। हालांकि अदिति की इस पहल से समाज में रूढ़िवादिता की चेन को ब्लॉक किया जाने लगा था। वैसे आपको बता दें कि अदिति की ये कॉमिक 14 भाषाओं में आती है, साथ ही 18 देशों में से सर्कुलेट किया जा रहा है। जब भी हमें कुछ अच्छा खाने का मन करता है और हम बाहर नहीं जाना चाहते तो हमें याद आती है जोमेटो की। पर आखिर ये जोमेटो बना कैसे, चलिए जानते हैं। तो भाई कहानी शुरू होती है 6th फेल एक लड़के से, नाम है दीपेंद्र गोयल, जोमेटो के मालिक। कॉलेज के दिनों में दीपेंद्र कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने देखा कि मेन्यू की एक झलक पाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है और बस यहीं से उन्हें अपने बिजनेस का आइडिया मिल गया और फिर शुरुआत हुई जोमेटो की, जो पहले कभी फूडी बे नाम से चला करती थी, लेकिन लीगल एक्शन की वजह से इसका नाम बदलकर जोमेटो कर दिया गया और आज जोमेटो भारत के साथ कई और दूसरे देशों में बिजनेस कर रही है और इसी वजह से आज जोमेटो की टोटल नेटवर्थ $20.13 बिलियन है। तो ये थे भारत के वो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कभी भी अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो और अगर आप इससे थोड़ा सा भी इंस्पायर हुए हो तो अभी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और वन इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।